अनुसंधान संस्थान और जो अनुसंधान के अंदर अभी हम आए हैं, और डॉक्टर साहब आपको जानकारी देंगे कि ये किस प्रकार का इनका विभाग का जो काम है वो करते हैं। जी डॉक्टर साहब। मेरा नाम डॉक्टर रणधीर सिंह है और मैं भारतीय गेहूं एवं जैव अनुसंधान संस्थान में कार्यरत हूँ। इससे पहले मैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में असिस्टेंट डायरेक्टर जनरल था। गेहूं संस्थान ने गेहूं की बहुत अच्छी प्रजातियां विकसित की हैं। ऐसे ही जौ की भी बहुत अच्छी जो प्रजातियां हैं वो विकसित की हैं। और हमारा जो ध्येय है वो है कि जो हमारी वैरायटीज है वो क्लाइमेट रिजिलिएंट हो, कि उन पे वातावरण का बहुत ज्यादा असर ना पड़े, और बायो फोर्टिफाइड हो वैरायटीज, क्योंकि हमारा जो जनसंख्या है उनमें कुपोषण की समस्या है, आयरन की डेफिशिएंसी है। तो हमने जो वैरायटीज विकसित की हैं उनमें अनुकूल सहनशीलता है। जो भारत सरकार का लक्ष्य है इस बार कि पूरे देश में कम से कम 70-60% तो हमारा एरिया है वो क्लाइमेट रेजिलिएंट और बायोफोर्टिफाइड वैरायटीज के अंतर्गत है। क्योंकि पिछले वर्ष आपने देखा होगा कि वातावरण से काफी नुकसान होने की संभावना थी। ऐसा कहते हैं कि वातावरण की वजह से और अनटाइमली रेन की वजह से, लोजिंग की वजह से हमारा जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो काफी डाउन जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप देखेंगे कि ऑलमोस्ट हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन किया है 110.55 मिलियन टन, जो अभी हमारा फाइनल एस्टिमेट आया है वो है। इससे पहले तो 112 मिलियन टन बता रहे थे, लेकिन 110.55 मिलियन टन हमने इसका प्रोडक्शन किया है। 112 मिलियन टन हमारा टारगेट था और हम उम्मीद करते हैं कि इससे ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा। और ये सब इस वजह से हो सका कि वातावरण का जो प्रभाव होना था, हमारी वैरायटीज रेजिस्टेंट है, रिजिलिएंट है, उस वातावरण में भी अच्छी प्रोडक्शन दी है। लोजिंग होने के बावजूद भी जो हमारा प्रोडक्शन था, प्रोडक्टिविटी वो भी अच्छी रही। और पिछली बार लास्ट में जाके थोड़ा एनवायरनमेंट भी अच्छा था। तो मेरा तो किसानों से यही अनुरोध है कि जो भी बीज ले वो अच्छे रिलायबल सोर्सेस से ले। हमारा सीड पोर्टल था, उस पे जिन्होंने रजिस्टर किया लगभग 28,000 जो किसान थे पूरे देश से, उन्होंने रजिस्टर किया और हमने उनको सीड प्रोवाइड किया। कुछ फिजिकली लेके आए और जिन्होंने मांग की कि उनको पार्सल भेज दिया जाए वो भी हमने किया है। तो बहुत ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है। सिमिलरली हमारे पास बार्ले की बहुत सी वैरायटीज हैं आपके समक्ष है, जैसे DWR 182 है वैरायटी, 160 है, 137 है, बहुत अच्छी 115 दिन की फसल है। बाकी तो 130-35 दिन की फसल है बार्ले की। और मैं तो सभी से ये अनुरोध भी करता हूँ कि कम से कम खाने में भी आप बार्ले को सम्मिलित कीजिए, विशेष रूप से उन लोगों को जिनको पेट से संबंधित समस्याएं हैं, जिनको डायबिटिक की प्रॉब्लम है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो 28 के करीब है, और जो दूसरे जो सीरियल्स हैं चाहे मिलेट्स हैं उनका कंपैरेटिवली ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स है। तो मैं तो यही चाहता हूँ कि जो हमारे भाई डायबिटिक से प्रभावित हैं वो कम से कम जो को अपने डाइट में शामिल करें। और साहब एक बात हम आपसे पूछना सकते हैं, जैसे रूस यूक्रेन युद्ध चला हुआ है, उधर फिलिस्तीन और इजराइल का चल रहा है, देश में एक और जगह पे युद्ध की संभावनाएं बढ़ रही है लगातार। तो ऐसी परिस्थितियों में हम क्या अपना गेहूं एक्सपोर्ट कर सकते हैं? कहीं ऐसी संभावनाएं बढ़ेंगी भविष्य में भी भारतीय गेहूं की विश्व में ज्यादा से ज्यादा मांग हो? क्या हम सक्षम हैं निर्यात करने में गेहूं? देखिए, अपनी घरेलू खपत पूरी करने के बाद क्या हम कर सकते हैं? निश्चित रूप से आज की जो तारीख में हमारी जो रिक्वायरमेंट है उससे ज्यादा हमारे पास प्रोडक्शन है जी। और मैं तो ये कहूंगा कि इंडिया की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन बाहर भी रहती है, डिफरेंट कंट्रीज में, चाहे यूरोप की बात करें, अमेरिका की बात करें, जो मिडल ईस्ट के हमारे जो कंट्रीज हैं उनकी बात करें। और यदि उन्हीं को हम एक्सपोर्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं उसको, तो भी हमारे पास
जो रेवेन्यू जनरेशन है वो बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेशन होगा, और ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे पास अपने आप को इस्टेब्लिश करने की एज ए ग्लोबल प्लेयर जी एक्सपोर्ट में। लेकिन ये कंसिस्टेंसी चाहिए और हमारी सरकार की भी कंसिस्टेंट पॉलिसी चाहिए कि कभी बैन लगा दिया, कभी कभी खोल हटा दिया। दिया। ये सारी चीजें इंटरनेशनल विश्वास जीतने में हमारी सहायता नहीं करती। तो मुझे तो ये लगता है कि हमारी पॉलिसीज भी कंसिस्टेंट हो और जो हमारा प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी जिस वो भी हिसाब से consistent हो। चल रही है, मुझे लगता है कि इन परिस्थितियों ने हमें बल्कि और सक्षम किया है एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। शुक्रिया डॉक्टर साहब। जी जी बहुत बढ़िया। थैंक यू। थैंक यू डॉक्टर साहब। तो ये थे